आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म और एक अच्छा ट्रैक होने के बावजूद हम ओलंपिक के अंदर जो जितने मेडल की हमने उम्मीद लगाई है वो मेडल हमारी झोली के अंदर उतने मेडल क्यों नहीं आ पा रहे हैं। इस कारणों को समझने के लिए या इन कारणों को समझने के लिए हम चार भाग में मैंने इस चीज़ को डिवाइड किए हैं। सबसे पहले है सेल विजन, फिर है शूटिंग कैलेंडर, फिर है हमारे पास मैच बुक और चौथा कारण है हमारे पास पर्सनल कोच। ये चारों को समझने से पहले मैं नेशनल राइफल एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और इतना अच्छा ट्रैक पहले से दिया हुआ है कि अगर इस ट्रैक या प्लेटफॉर्म को अगर हम इस्तेमाल करते सही ढंग से, अगर उसका उपयोग करते तो जितने भी मेडल्स के लिए शूटर ने क्वालिफाई किया है वो सब मेडल आसानी से हमारी झोली के अंदर आते। तो हम इसको समझते हैं कि हमने इसका सही से उपयोग कैसे नहीं किया है। सही से उपयोग डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, स्टेट एसोसिएशन, शूटर और पेरेंट्स, इन सब ने इसका सही से उपयोग नहीं किया है। इसको सबसे पहले हम समझते हैं सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है शूटर की लाइफ में और शूटर के लिए। सेल डिवीजन जो आप नेशनल राइफल एसोसिएशन की साइट के ऊपर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको एक सेल डिवीजन का कॉलम मिल जाएगा। सेल डिवीजन से शूटर डायरेक्ट तो जो है पैलेट वो परचेज नहीं कर सकता, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के थ्रू वहाँ से पैलेट को परचेज कर सकता है। लेकिन हमारे शूटर ने और उनके पेरेंट्स ने कभी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को अप्रोच ही नहीं किया पैलेट को परचेज करने के लिए, जिस कारणवश स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ने भी नेशनल राइफल एसोसिएशन को जो है पैलेट को परचेज करने के लिए रिकमेंड नहीं किया, और जिस कारण से जो आज की डेट के अंदर अच्छा पैलेट है, जो नॉर्मल उसका प्राइस है उससे 3 से 4 गुना के अंदर मिलता है, और वो भी सही समय पर शूटर को नहीं मिल पाता। अब शूटर और पेरेंट्स को ये पता था या नहीं पता था, उस जाने अनजाने के कारण उन्होंने सेल डिवीजन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। इसके लिए शूटर और पेरेंट्स ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि जब तक वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को अप्रोच नहीं करेंगे कि उनको सही पैलेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है या उनको पैलेट चाहिए, तब तक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भी नेशनल राइफल एसोसिएशन को पैलेट के लिए डिमांड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो डिमांड उनके पास आएगी तभी वो डिमांड आगे नेशनल राइफल एसोसिएशन को करेगा, तब जाके सेल डिवीजन में वो डिमांड को पूरा होगा और फिर शूटर के पास वो पहुंचेगा। तो इसका सदुपयोग हम लोगों ने किया ही नहीं, जाने या अनजाने में। या तो आपको नॉलेज नहीं थी या आपने इसकी नॉलेज ली ही नहीं, देखा ही नहीं कि भाई सेल डिवीजन नाम का भी एक प्लेटफॉर्म नेशनल राइफल एसोसिएशन ने हमें दे रखा है। अब बात करते हैं हम शूटिंग कैलेंडर की। शूटिंग कैलेंडर नेशनल राइफल एसोसिएशन साल के फर्स्ट वीक के अंदर ही लॉन्च कर देता है। अब नेशनल राइफल एसोसिएशन इसको जैसे ही लॉन्च करता है, हम सब देखते हैं। क्या आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का कभी कैलेंडर देखा है? इस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के कैलेंडर को मैंने आज तक नहीं देखा। ये कैलेंडर ना होने के कारण इसीलिए होता क्या है कि जब नेशनल राइफल एसोसिएशन के ऑल इंडिया के मैच या इंटर स्कूल चल रहा होता है, तब स्टेट जागती है और अपने मैच कराना स्टार्ट कर देते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि शूटर को दोनों में से एक मैच खेलना ही पड़ता है, वो दोनों मैचों को नहीं खेल पाता। क्या ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का फर्ज नहीं बनता कि वो भी पहले से कैलेंडर को बनाए और निर्धारित करे कि भाई इस समय मैच होना है? क्योंकि नेशनल राइफल एसोसिएशन ने आपके लिए ही भाई वो कैलेंडर डाला है कि उनके मैच इस समय पे हैं, आप अपने मैच है जो उनसे इससे पहले, इससे पूर्व खत्म कर लें, ताकि जो मैच हैं वो सेम डेट पे ना आए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ये सुन के ही राजी नहीं है, वो तो मैच उसी समय रखते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि एक बार ओपन मैच हो रहा होता है और इधर से डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का मैच हो रहा होता है। शूटर दोनों मैच खेलना चाहता है, लेकिन वो दोनों मैच खेलने के लिए उसको टाइम ही नहीं मिलता, उसको मजबूरी में एक ही मैच खेलना पड़ता है। तो इस शूटिंग कैलेंडर का प्लीज़ सही से इस्तेमाल कीजिए। नेशनल राइफल एसोसिएशन की तरह डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को भी
पूरे साल का अपना शूटिंग कैलेंडर बनाना चाहिए और ऐसे बनाना चाहिए कि शूटर सभी मैचों को खेल सके। अब बारी आती है हमारे पास मैच बुक। मैच बुक के अंदर जितने भी रूल हैं उन सबको हमने पढ़ा है और सबको हम जानते हैं। अब अगर मैं इन रूल की बात करूं तो आप देखिए कि इस रूल के कारण हम सब को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है नेशनल राइफल एसोसिएशन ने कि हम सब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो सकते हैं। लेकिन अब क्या करें कि सीबीएसई के रूल अलग से हैं, एसजीएफआई के रूल अलग से हैं, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के रूल अलग से हैं, जबकि नेशनल राइफल एसोसिएशन ने मैच बुक आपको दी है। अगर आप मैच बुक के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा। हम सीबीएसई का एग्जांपल ले लेते हैं। सीबीएसई से बच्चे खेलो इंडिया के अंदर जाते हैं। अब जब खेलो इंडिया के अंदर बच्चे आते हैं, सीबीएसई ने अपना अलग से रूल बना रखे हैं, भाई अगर यूथ कैटेगरी के अंदर बच्चा जो खेला वो टॉप का बच्चा जाएगा, चाहे सब यूथ कैटेगरी के बच्चे ने, यानी कि उससे छोटी कैटेगरी के बच्चे ने स्कोर उनसे ज्यादा मार दिया हो उसको नहीं वो भेजते। ये ऐसा क्यों, जब हमारी मैच बुक में लिखा हुआ है कि अगर छोटी कैटेगरी का बच्चा बाकी सभी अब कैटेगरी के अंदर खेल सकता है और अगर उससे ज्यादा वो स्कोर मारा तो वो एलिजिबल है भाई। अब ये अलग से रूल हो गया ना। अगर एक रूल होता तो अच्छा शूटर निकल के आता है, अच्छी शूटिंग देखने को मिलती। सेम ऐसे ही स्टेट क्या करती है कि एनआर के मैच में ही आईएसएसएफ वालों को खिला रही है। 400 का मैच भाई एनआर के लिए होता है, आईएसएसएफ के लिए नहीं होता। तो आप प्लीज ऐसा मत करिए, शूटिंग को कम मत करिए, शूटिंग को और बढ़ाइए, बच्चों को खेलने का मौका मिले। जब आप आईएसएसएफ वालों को एनआर कैटेगरी के अंदर ही खिलाएंगे तो छोटे बच्चे को क्या सीखने को मिलेगा? जब तक उनके गले के अंदर मेडल नहीं डलेगा तब तक वो बच्चा, मेरे को बताइए कि कैसे मतलब इंक्रीजमेंट होगा उसके अंदर, कि भी वो चाहेगा कि मैं अगले लेवल के ऊपर भी जाऊं। तो ये सब कुछ है जो सा स्टेट ने भी देखना है, डिस्ट्रिक्ट ने भी देखना है, ये सब चीज़ें उनको मैच को फॉलो करके लेके चलनी है। अब अगर हम बात करें स्कूल नेशनल की, स्कूल नेशनल होता ही नहीं है, ऑल इंडिया होता है भाई। ऑल इंडिया की ग्रेडेशन ही नहीं है, ऑल इंडिया की ग्रेडेशन ही नहीं है। जिस के नाम के आगे, कंपटीशन के नाम के आगे कोई नाम लग जाए तो आप वो समझ लीजिए कि उस कंपटीशन की ग्रेडेशन नहीं होती है। तो जो स्कूल के बच्चे हैं वो हमारी शूटिंग की बैकबोन है, यानी वहाँ से शूटर ने निकल के आना है स्कूल से। तो बच्चे के लिए अगर स्कूल नेशनल भी होगा तो वो बच्चा जो सा है वो अच्छे तरीके से खेलेगा, उसको और खेलने में प्रोत्साहन मिलेगा, वो दिल से शूटिंग को करेगा और हमें अच्छे शूटर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं पर्सनल कोच। पर्सनल कोच को जो सा रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है शूटिंग के अंदर। एक कोच और जो शूटर है उसके बीच में पर्सनल कोच के रोल को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप चंडीगढ़ के अंदर बैठे हैं और चंडीगढ़ में बैठ के आप रेडियो पे जलंधर सुनना चाहते हैं। जब तक आप जलंधर की फ्रिक्वेंसी को सेट नहीं करेंगे आपको जलंधर नहीं सुनेगा। ये जो फ्रिक्वेंसी वाला रोल है यही एक कोच और शूटर के बीच में होता है। यानी कि अगर शूटर और कोच की फ्रिक्वेंसी आपस में मिलती है, उनकी बाउंडिंग अच्छी है, तो शूटर निखर के बाहर आता है, वो और अच्छा स्कोर इम्प्रूव करता है। अगर पर्सनल कोच की ज़रूरत किसी शूटर को पड़ती है तो वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को अप्रोच करे कि मेरे को मेरे पर्सनल कोच की ज़रूरत पड़ती है मैच के अंदर। तो मेरा मानना ये है कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जब नेशनल राइफल एसोसिएशन को रिकमेंड करेगा कि इनको पर्सनल कोच की ज़रूरत है तो नेशनल राइफल एसोसिएशन उनको किसी हद तक, जहाँ तक ज़रूरत लगेगी वहाँ तक जो है पर्सनल कोच को वो रिकमेंड करेंगे, क्योंकि नेशनल राइफल एसोसिएशन का दिल बहुत ही बड़ा है। वो शूटिंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोई भी रूल बना सकते हैं कि अगर उससे शूटिंग इम्प्रूवमेंट होती है तो वो पर्सनल कोच के लिए अगर कोई रूल नहीं भी बना हुआ है तो वो रूल भी बन सकता है। Thank you.